Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve the improvement paper for ICSE Class 10 Mathematics for the year 2024 which you have given today only. And our first question is MCQ and first part is the probability of getting a head in a single throw of a dice is. अब पहले ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने गुगली मार दी जिसको कहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है और पूछा किसके लिए गया? हेड के लिए। क्या हेड डाइस में होता है? हेड किस में होता है? हेड और टेल कॉइन में होता है और यहाँ पर डाइस है तो डाइस में तो हेड आएगा ही नहीं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ए पार्ट इज 0। तो इन फर्स्ट पार्ट आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज 0। यहाँ पर 1/6, 1/2, 1 भी ऑप्शंस हैं बट वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं। इन सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr² h which is true. Volume of cone is 2/3 πr² h wrong. Volume of cone we know it is 1/3 πr² h and volume of sphere is 4/3 πr³। ये भी करेक्ट है। तो which of the following is true? Only 1, only 2, only 3, both 1 and 3। तो both 1 and 3 are correct. So this is option number D, both 1 and 3। Next is in the given diagram A, B, C and D, E, F सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं। ट्रायंगल्स की फिगर दी गई है। AM एंड DN आर एल्टीट्यूड्स सच दैट मतलब कि जो 90 डिग्री एंगल बना रही है बेस के साथ, सच दैट AM और DN का जो रेशियो है वो 2:3 है एंड वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ। तो एरिया हम दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, बाकी दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं बट क्योंकि ये MCQ तो हम प्रूव नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका हमें पूछा गया है ABM एंड देन इज ट्रायंगल DEN किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। और यहाँ पर हमारे पास एक साइड एक ट्रायंगल की आ ही रही है ना AM और दूसरे ट्रायंगल की क्या आ रही है? DN। तो AM² अपॉन DN²। अब हमें AM और DN का ही तो रेशियो 2:3 दिया गया है तो 2x/3x हो जाएगा और इनका जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों का तो आंसर विल बी 4:9। 4:9 is our part number C. So in third part number C is correct. In first A is correct, in second D is correct, and in third C is correct. Now coming to fourth, A, B and C are the 3 points which are not collinear. Collinear means वो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। The locus of points which are equidistant from point A and B. कोई भी दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट जो होता है उसका लोकस कहाँ लाई करता है? इट लाइज ऑलवेज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। अगर मैं लाइन ज्वाइन कर दूंगी तो इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगी, ये मैंने लोसाई की वीडियो आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर किया है ये वाला पॉइंट। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। विद रेफरेंस टू गिवन फिगर, अब यहाँ पर फिर एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। So this is inner angle is alpha and exterior angle is beta and if reason हमें दिया गया है cos alpha is less than cos beta, तो पहले हमें इसके रीजन के लिए आ जाते हैं कि इसमें हमारे को दिख रहा है कि alpha is greater than beta और assertion दिया गया है कि cos alpha is less than cos beta। अब आपको पता है cos के केस में जब हम जाते हैं तो cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और cos 90 पे आके वो 0 हो जाती है, यानी कि अगर हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो cos की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी समझ में आ रहा तो हम इसको 30 और 60 जूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अंदर वाला जो बिगर एंगल है वो 60 है और ये 30 है। तो हमें पता है कि यहाँ पर 60 जो है वो 30 से बड़ा है। अब cos के केस में अगर मैं 60 चेक करूंगी और cos के केस में अगर मैं 30 चेक करूंगी तो कितना हो जाएगा? cos 60 कितना होता है? जितना sin 30 होता है, तो कितना हो गया? 1/2। और cos 30 के केस में cos 30 की वैल्यू कितनी है? sin 60 मींस √3/2। अब √3 की वैल्यू 1.732, यानी न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा है तो यही वैल्यू बड़ी आएगी, यानी cos बीटा cos अल्फा से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ A and R are true. This is our option number C. In fifth part, this is our option number C and this is true. Now in next sixth part, equation of the line parallel to y is equal to mx plus 5। तो आपको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया गया है y is equal to 3x plus 5। तो अगर आप स्लोप कंपेयर करोगे तो m का आंसर 3 आ रहा है और इक्वेशन उस लाइन की बतानी है जो इसके पैरेलल है, यानी स्लोप सेम होगी एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और पास किससे कर रही है? 0 0 से। तो यहाँ पर हम y - y1
इज इक्वल टू m, x माइनस x1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो y माइनस 0, m की जगह पे 3, x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 3x। ये हमारा ऑप्शन नंबर बन रहा है A। तो इन 6 पार्ट ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, y इज इक्वल टू 3x। In next, the median of the following data arranged in ascending order is 13. अब मीडियन का क्या होता है? मिडल टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आपको 8 दी गई हैं, तो 8 का मतलब क्या होगा कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होती है तो क्या होता है? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म n डिवाइडेड बाय 2। सो n/2 यहाँ हमारे केस में n कितना है? 8 नंबर ऑफ टर्म है, तो 8/2 मीन्स 4th टर्म। तो बेसिकली 4th टर्म और 5th टर्म दोनों को प्लस करके हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, और उसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 13 आपको दिया गया है। अब गिवन डाटा में क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो 4th टर्म इज x माइनस 5 एंड 5th टर्म इज x प्लस 5। सो x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपका x का 2x हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 टू द 26, सो x इज इक्वल टू 13। बट अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? वैल्यू ऑफ 5th टर्म, और 5th टर्म कौन सी है इसमें से? ये x प्लस 5। तो x प्लस 5 मीन्स 13 प्लस 5, इट मीन्स 18, एंड 18 हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो इस केस में हमारे पास आ रहा है 7th पार्ट में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन नेक्स्ट पार्ट 8 आपके पास सर्कस का क्वेश्चन आ रहा है। सर्कस के इस क्वेश्चन में आपको सेगमेंट्स दी गई हैं। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जो उनकी लेंथ ऑफ सेगमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से घुमा के दिया है क्वेश्चन को, लेकिन हल्का सा ही ट्विस्ट है, कुछ इतना ज्यादा नहीं है। हमारे पास ये 2 कॉर्ड्स दी गई हैं, L, X, P, Y एंड M। अब इसमें से 2 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। LP इस केस में हमारे पास 4 दिया गया है, एंड नेक्स्ट इज PM इज 9, PM इज 9। तो ये 4 है, ये 9 है। आपको पता है कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो बेसिकली PL इंटू PM इज इक्वल टू यहाँ से PX और PY के इक्वल होगा, PX मल्टीप्लाई PY। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया है कि LM बाइसेक्ट्स कॉर्ड XY, तो ये बाइसेक्ट हो रही है, इट मींस ये जितनी है उतनी ही है, तो PX जितनी है उतनी PY। तो अगर मैं इसको X मान लूंगी तो X इंटू X X स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। तो X स्क्वायर का 36 मीन्स X इज इक्वल टू 6 हो गया। फिर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने लेंथ PX या PY की नहीं मांगी, टोटल XY की मांगी है। तो टोटल XY मीन्स कितना हो जाएगा? XY का आंसर X प्लस X, तो कितना हो गया? 6 प्लस 6 यानी कि 12, और 12 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज अवर 8th पार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू 9th पार्ट, सचिन इन्वेस्टेड सम मनी टू बाय ₹60 शेयर्स। अब ₹60 शेयर मीन्स ये हमारे को नॉमिनल वैल्यू दी गई है। सो नॉमिनल वैल्यू इज ₹60, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी। एट ₹10 का हमारे पास प्रीमियम है, तो प्रीमियम ₹10 का है, तो इट मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 60 प्लस 10 प्रीमियम हमने ऐड कर दिया, तो ₹70 का आ गया। अब द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय हिम टू परचेज 200 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, तो कितना हो जाएगा? सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इज 200, 7 2 इज 14 एंड 1000, 14,000 रुपीज आपके पास इसमें अंदर सम इन्वेस्टेड चाहिए। दिस इज अवर ऑप्शन नंबर डी, 14,000। 9th पार्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन 10th पार्ट, इफ A इज ए 2/1 मैट्रिक्स। अब इसमें फिर मैट्रिक्स का लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन की कंपेटेबिलिटी चेक करनी है आपको। तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है दिस इज 2/1, और B मैट्रिक्स का ऑर्डर इज गिवन एज 1/2। तो मल्टीप्लीकेशन की कंपेटेबिलिटी तो है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, 1 है। देन द ऑर्डर ऑफ AB ऑर्डर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका कितना आएगा? इसके रोज होते हैं और उसके कॉलम, यानी कि 2/2 आएगा। तो ऑर्डर कितना आएगा? 2/2। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। इन 10th पार्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Now coming to next question, 11th part, if x minus 2 is a factor of the polynomial, polynomial की आपको वैल्यू b की टर्म्स में दी गई है। This is x square plus bx plus 6। तो ये हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है, जिसको हमें चेक किसके लिए करना है? फैक्टर कौन है? x माइनस 2, तो हम 2 के लिए चेक करेंगे। तो 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 6, और वो फैक्टर है तो इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 प्लस 2b
equal to 0. So 2b is equal to -10 and b is equal to -5. So b is equal to -5. This is option number B. In 11th part, option number B is correct. In 12th part, a dealer in Bathinda, Punjab sells goods worth rupees 2000 to a dealer in Kapurthala. यानी कि पंजाब का पंजाब के साथ ही दिया गया, तो CGST और SGST दोनों इसके अंदर लगेंगे. एंड रेट ऑफ GST इज 18%. देन द अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा? CGST हाफ हो जाएगा 18 का, यानी कि 9%. और टोटल सामान कितने का है? रुपीज 2000. तो बस हमने 9% निकालना है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूछा, अमाउंट पेड नहीं पूछा. तो 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे. 180 रुपीज आपका GST लग रहा है. दिस इज ऑप्शन नंबर C इन 12th पार्ट. In 13th part, the quadratic equation has, अब ये quadratic equation क्या गिवन है? x square plus 7x minus 4 is equal to 0. d का कैलकुलेशन करे बिना quadratic equation क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो. तो b square minus 4ac. b square means 7 square minus 4a is 1 and minus 4. तो 7 square is 49 plus 14 16. It means 65. तो आपका d किस में आ रहा है? अगर मैं d को सॉल्व करूंगी तो आंसर अंडर रूट में आएगा आपके पास. अब बोल रहे हैं रियल, रैशनल और इक्वल रूट्स हैं, नो रैशनल रूट्स हैं. रियल हैं लेकिन रैशनल नहीं आएंगे, क्योंकि हम डी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्योंकि रूट्स कैसे निकालेंगे हम? आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी में आएगा. तो जब अंडर रूट में नंबर है, इट मीन्स ये क्या है? इररेशनल नंबर है. तो इररेशनल का ऑप्शन जो है वो है आपके पास रियल, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट. दिस इज ऑप्शन नंबर डी इन 13 पार्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सी ऑप्शन में रियल तो दिया है, लेकिन उसके साथ में रैशनल दिया हुआ है, तो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट में रहेगा और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको. तो इसमें इररेशनल वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. इन 14 पार्ट, एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1/2 एंड 128. तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता है बीच में आता है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है. तो मीन्स 1/2 है, एक्स है और 128 है. इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, हाफ इंटू 128. तो कितना हो जाएगा? 64. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8. तो 8 है आपका ऑप्शन नंबर ए. इन 14th पार्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इन लास्ट MCQ आपके पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. तो आपको पता है अगर ये AP है तो इट मींस A2 माइनस A1 का आंसर A3 माइनस A2 का होना चाहिए. तो अब सेकेंड टर्म क्या है इसमें? 8 प्लस 4p. इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें, यानी कि 33 माइनस 3p को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? A3 क्या गिवन है? 28 प्लस 2p एंड माइनस इसमें से A2 हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस 4p. तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तभी हमें p की वैल्यू मिलेगी. तो 8 माइनस 33 इज माइनस 25, 4 माइनस 3 इज p, और उस तरफ जाएंगे तो 28 माइनस 8 इज 20, 2p माइनस 4p इज माइनस 2p. तो अब p और 2p कितना हो गया आपके पास? या तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आए, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 4p माइनस 3p है यहाँ पे आपके पास. 8 प्लस 4p और माइनस 3p. तो 4p है लेकिन यहाँ माइनस और माइनस 3p है, तो माइनस और माइनस 4 माइनस 3 इज प्लस का यहाँ पे 7 बन जाएगा. तो 7p प्लस 2p, इट मीन्स यहाँ पर आने के बाद ये 9p बन गया, और 20 और उधर जाएगा तो ये कितना हो गया? 25. इट मीन्स 45. तो 9p अगर 45 है तो p का आंसर हो गया 5. एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी. इन लास्ट 15 पार्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सो दिस इज द सम अप ऑफ योर MCQ. मैंने बहुत जल्दी में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है. होपफुली आपके काफी सारे MCQs करेक्ट होंगे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 इन फर्स्ट पार्ट from GP. Fourth term and ninth term of GP are. तो fourth term means A4. A4 का मतलब क्या होता है? AR cube. n-1 होता है तो n-1 इसका मतलब ये 8 दिया हुआ है. And next is ninth term. Ninth term means AR8 दिया हुआ है. AR8 is given as 256. ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है. तो अब हमने पहले कॉमन रेशियो निकालना है. तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करने पे AR8 है, नीचे AR क्यूब है, इधर 256 है, डिनोमिनेटर में 8 है. तो A कैंसिल हो जाएगा. एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाएंगे. 8 - 5 या 8 - 3 इट मींस 5 बन जाएगा. इसको कट करोगे तो 8 3 जा
24 एंड 16 32। तो R5 आपको पता 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है। तो इट मींस R का आंसर आप बेस कंपेयर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि कॉमन रेशियो आपके पास यहाँ पर 2 आ गया। नाउ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन से ही दोबारा से ले लेंगे। दिस इज AR³ इज इक्वल टू 8। सो A हमें निकालना है, R इज 2, 2 क्यूब इज 8, तो A इज इक्वल टू 8 और 2 क्यूब भी 8 हो जाएगा तो 1। तो A का आंसर आ गया 1। अब उसने बोला क्या हमें, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती हैं, A, AR एंड AR²। तो A क्या है 1, A इंटू R इज 2 एंड 2A मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 1, 2 एंड 4 आर द 3 टर्म्स ऑफ जीपी। This is the given diagram of second part of second question. BE is the diameter of the circle. BE is the diameter. It means यहाँ पर जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री का होगा। Next is CD is equal to ED. CD it means this line is equal to ED. CD और ED की लेंथ सेम दी गई है। It means अगर ये 30 है तो यहाँ पर भी ये 30 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंगल ABE हमें 50 गिवन है, ABE एंड नेक्स्ट इज ECD हमें 30 गिवन है। फाइंड एंगल ACE। फॉर एंगल ACE, एंगल ACE के लिए हमें AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइंट है ऑलरेडी क्वेश्चन में ACE। तो हमें AC और E फाइंड करना है, इट मींस हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास पहले क्या लग सकता है, ACE यहाँ पर आएगा, कितना आया यहाँ पर, ये एंगल 50 है। अब आप देखिए AE अगर B पर एंगल बना रही है और AE ही C पर बना रही है, तो हाउ कैन वी राइट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACE, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो अगर इफ वन इज 50 देन अनदर शुड बी 50। तो हमें तो मांगा कितना गया है ACE, तो ACE का आंसर 50 हो जाएगा। रीजन आपने जरूर देना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेकेंड पार्ट के लिए AEB ये एंगल है हमारे पास। अब अगर हम ट्राइंगल के अंदर आ जाएं, इन ट्राइंगल EAB, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमने ऑलरेडी लगा दिया। इसका रीजन आपको पता ही है क्या है, ये डायमीटर एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये रीजन एक दे देंगे कि एंगल इसमें से एक तो आ गया 90 डिग्री का, यानी कि EAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट इज हमको ये 50 गिवन है, तो यहाँ से हमें ये निकालना है इसके अंदर AEB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AEB इज इक्वल टू कितना, आप शो कर दीजिए, 180 होगा में से 90 और 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री, यानी AEB का आंसर आ गया 40 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास AEB का आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा गया है DEF। अब DEF कहाँ है, DE और F, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। तो पहले हमें ये पता है कि यहाँ पर ये कितना आ गया, ये भी हम 50 कैलकुलेट कर चुके हैं, 50 और 30। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका AEDOC चारों कॉर्नर सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये 80 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एंगल AED इज इक्वल टू 100 डिग्री। कैसे, क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल होता है तो हम 180 में से 80 माइनस करेंगे, ये वाला 50, तो ये 100 आ जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना भी आप अगर लिख देंगे यहाँ पर तो आपको नंबर मिल जाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 100 टोटल हो गया। अब अगर ये 100 टोटल हो गया तो हमें बताना क्या था उसको, सिर्फ DEF। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये टोटल 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाला भी कितना हो गया 80। या फिर हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि ये कॉर्ड बना रही है यहाँ पर इसके साथ ED के साथ, और अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये 80 बनाएगा, तो यहाँ से भी हम इसको 80 ले सकते हैं। बट ये ज्यादा इजी वाला पार्ट मैंने आपको करवाया है। लास्ट आ गया आपके पास BEC। अब BEC के लिए ये पूरा एंगल वी नोटेड ये 100 है, तो 100 में से हमारे पास एक 40 आ गया और एक 30 आ गया। तो 40 और 30 माइनस कर दोगे तो 70 माइनस कर दिया, 100 माइनस 70 इज 30 डिग्री। तो इट मींस ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट BEC का आंसर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज 50, सेकेंड इज 40, थर्ड इज हमें सिर्फ एक्सटीरियर बनाना है, तो थर्ड के लिए हमें लिखना है DEF 80 डिग्री हो जाएगा और लास्ट पार्ट के लिए 30 डिग्री। तो ये इसके सारे आंसर्स हो गए आपके पास। लास्ट आ रहा है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, इसका थर्ड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का भी इसके अंदर tan और cot में दिया गया, एंड वी ऑल नो कि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ओनली। तो हम दोनों को इसमें चेंज ही नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, प्लस यहाँ पर साथ में आपके पास दिया हुआ है
कॉट, हम LHS को ही ले रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है, बट हम जल्दी के लिए भी LHS को ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज रहने देंगे, सेकंड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, कॉट को सॉल्व करेंगे तो इट इज 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, इधर भी डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पार्ट को एज इट इज लिख देना है 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में LCM लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो a बाय b c बाय d, तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो हमने अभी कॉपी नहीं किया है, दिस इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर सिर्फ हमने ऐड करने हैं, तो tan स्क्वायर थीटा 1b प्लस 1b वही है, तो आंसर कितना आ गया 1, एंड 1 इज इक्वल टू RHS, हैंस सॉल्व। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। Coming to question number 3, part 1 from matrices. A matrix is given, B matrix is given. Find matrix X if X is equal to A square minus 4A plus AB. So first we need to calculate A square. For this we need to multiply A matrix again with A matrix. So 1 8 1 3. अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट याद रखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, प्लस 8 आ गया, सेकेंड कॉलम की टर्न आएगी 1, देन 3, next is 8 plus 8 3 is 24, next is 8 plus 3 3 9, it means 9 4 32 and 17, ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब हम डायरेक्टली इसके अंदर फिल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a स्क्वायर 9 32 4 17, 4a माइनस करना है हमने, 4 को a के हर एलिमेंट से 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 4 8 4 is 32, 4 3 is 12, एंड साथ में क्या आ रहा है हमारे पास प्लस ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैट्रिक्स 0 है, तो 0 ही आएगा। फिर भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि ए बी का मैट्रिक्स हमने 1 8 1 3 लिया, अगर हम इसको 0 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ का रो लेंगे वहां का कॉलम लेंगे, तो 0 के साथ किया 0, फिर इसको करेंगे 0 प्लस 0, फिर 8 को 0 से 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, यानी कि कुल मिलाकर 0 ही आएगा। तो हम लिखने के लिए लिख देंगे कि 0 0 0 0 आ रहा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 इज 5, 4 minus 4 is 0, 32 minus 32 is 0, and 17 minus 12 is 5. It means 5 into identity matrix, ये हमारा x का आंसर आ रहा है। आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। 5i is our correct answer. Now next question from mensuration, जिसमें आपके पास पेंसिल का डिजाइन दिया है और उसमें आपको उसका कोनिकल पार्ट का भी एरिया निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी सिलेंडर का निकालना है। तो दो फॉर्मूलाज ही यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनर आपका चेक करने जा रहा है, जिसकी फिगर कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये पेंसिल हो गई और पेंसिल का ये आगे कोनिकल पार्ट हो गया। कोनिकल पार्ट को भी इन्होंने थोड़ा सा आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखा के शो कर दिया है, ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा कि इस पार्ट की लेंथ आपको 1.5 दी गई है, दिस इज 1.5, और कंप्लीट लेंथ जो है वो इसकी 18 गिवन है कंप्लीट पेंसिल की। तो 18 में से 1.5 माइनस करेंगे तो पहले ही सिलेंडर की हाइट को कैलकुलेट करके रख लेंगे। इट मीन 16.5, ऑल कैलकुलेशन इसमें सेंटीमीटर में ही है तो हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। डायमीटर 1.4 दिया हुआ है, इट मीन रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टिप, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टिप, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और साथ में h। अब इसका कोनिकल वाले का h कितना है, जितना ये है, ये कितना है 1.5, तो 1.5 ले लेंगे। इनके डेसिमल्स हटा सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कुछ कट रहा है तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, 5 2 10 एंड 11 हो जाएगा। अब बचा क्या, एक 7, तो 11 into 7 77 एंड डिवाइडेड बाय 100 में 0.77, और क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है और हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.77 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब लगाना नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम में आपके पास क्यूब में आना जरूरी होता है। सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ कोटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हमने सिलेंड्रिकल पार्ट को ही करना है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में कोटिंग करनी है, इट मींस हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में कोटिंग करनी है। तो पहले हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया में कोटिंग करेंगे,
तो कितना आ जाएगा, सिलेंडर का यही पार्ट आ गया, ये देखो यहाँ पर ये सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर में हमारे को कर्व काटना है, यानी कि हमें कितने पे करना है, कर्व सरफेस एरिया पे, यानी 2πRH। और साथ में आपके पास ये एक और पीछे वाला पार्ट भी आता है जिसको हम कवर करते हैं, तो पीछे वाला पार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इसमें इसका कितना आ जाएगा, πr²। वैसे हम पूरा लेते हैं तो 2πRH और 2 बार πr², बट हमें यहाँ तो कोटिंग नहीं करनी, हमें यहाँ पर कोटिंग करनी है, तो इसलिए हम सिर्फ इतने पार्ट की कोटिंग लेंगे। तो अब कितना हो गया ये 2πRH, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई कितना है 22/7, r इज 0.7 और सिलेंडर की हाइट हमने 16.5 कैलकुलेट किया, फिर अगेन 22/7 और 0.7 इंटू 0.7। कैलकुलेशन को आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपने देखना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो गया, आपके पास 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 10, 7 कैंसिल, फिर भी आपके पास आना तो है ये 22, और इसका भी एक और डेसिमल ले लेंगे 154 एंड डिवाइडेड बाय, तो ये 100 आ जाएगा, इट मीन्स 1.54 यहाँ से आ रहा है, और इस तरफ से आपके पास कितना बन रहा है 44 इंटू 165 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आपके पास 100 है, तो 44 को 16.5 से काटोगे या 10 से काटोगे तो आपके पास टोटल इसका आंसर आ रहा है 72.6। 72.6 के साथ हम 1.54 को ऐड कर देते हैं, जो कि पीछे वाला पार्ट है, 1.54 को ऐड करोगे 4, 11, 2, 1, 3, 4, 74.14 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये, तो रफ एस्टिमेट हमारा 74.14 आ गया, और इसका जो खर्चा है वो 0.30 है, तो इट मींस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.242 रुपीज हमारे पास टोटल इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, जो हमें पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कोटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लास्ट पार्ट आ रहा है जिसमें हमारी ग्राफ शीट है, यानी कि आपका ये आ गया रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन। तो ये सेक्शन ए खत्म हो जाएगा, और आज की वीडियो में मैं सेक्शन ए तक का ही सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको लगेगा कि सेक्शन बी में किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ग्राफ आपका नॉर्मल है, बहुत मुश्किल ग्राफ नहीं है, मैं फिर भी आपके साथ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप अपना आंसर चेक कर पाए। सो दिस इज 1, 2 एंड 3, इस तरफ जाएंगे 1, 2 एंड 3, हमें इतने तक की वैल्यूज चाहिए इसमें, तो हम ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। 1, 2, 3 माइनस एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, अब इस तरफ भी 1, 2 एंड 3, तो मीन्स -1, -2 एंड -3। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, आपने प्लॉट करना है पैरेललोग्राम OABC। OABC में O तो आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 0, इट मीन्स ये हमारा O पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज A पॉइंट। अब ये यहाँ पर A मिस प्रिंट है, पेपर में आपको B ही लिख दिया है, तो मे बी एग्जामिनर आप पे ज्यादा मेहरबान हो जाए और इस पैरेललोग्राम के आपको मार्क्स मिल जाएं, बट साफ समझ आ रहा है कि A ही आपका 1, 3 है, तो 1 अगर मैं x का लूंगी और 3 का लूंगी तो A आपका यहीं कहीं लाई करेगा, तो A का हो गया 1, 3। नेक्स्ट B इज 3, 3, तो B 3 वाले लाइन में हम जाएंगे, 3 वाले लाइन में 3, 3, ये आपका B पॉइंट हो गया। लास्ट इज C इज 3, 0, तो 3 पे 0 मीन्स यहाँ पर आपके पास आ गया 3, 0, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम आ गया, जिसको अगर हम ज्वाइन कर दें, जो कि उन्होंने कहा है प्लॉट करना है, रिफ्लेक्ट द पैरेललोग्राम OABC को पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं थ्रू द ऑरिजिन, तो O से O को करेंगे तो 0, 0 का ऑरिजिन से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट दिया गया हमें OPQR, तो P लेना है हमने A के उसमें, तो A का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जब हम रिफ्लेक्शन इससे लेते हैं तो हमारे दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो -1 और -3, तो x का -1 और y का -3, ये हमारे कहाँ पर जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा। दिस पॉइंट इज गिवन है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया वही लेना है, तो ये P पॉइंट है और इसका आ जाएगा -1 एंड -3, तो ये P पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमें दिया गया Q किसका है, B का, तो B क्या है 3, 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, 3, तो पॉइंट नाम दिया गया इसको Q इज -3, -3, और लास्ट दिया गया R इज किसका रिफ्लेक्शन है 3, 0 का, तो 3, 0 का यहाँ आ जाएगा -3, 0, तो R आ गया -3, 0। ये आपके पास इधर वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, रिफ्लेक्ट द पैरेललोग्राम OABC थ्रू द ऑरिजिन एंड नेम द फिगर एज, ये हमारा इधर वाला हो गया। फिगर मीन्स हमने इसको ज्वाइन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, तो ये आपके पास ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी एक्सिस के, और यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा।
तो रफली ऐसा ही बनेगा ये। नाउ रिफ्लेक्ट ओ ए बी सी ऑन द एक्स एक्सिस, तो अब इसी को हमने एक्स एक्सिस से करना है, तो ओ को करेंगे तो एक्स एक्सिस को मिरर लेंगे तो नीचे आएंगे, ओ तो इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए डैश, तो ए का कहाँ आएगा, इसमें ए का एक्स का पॉइंट वही रहेगा, वाई का चेंज होगा, तो वाई का चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर ए डैश का नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 1 एंड -3, 1 आ जाएगा क्योंकि 1 तो चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस है तो, और y पॉइंट आ जाएगा आपके पास -3। लास्ट आएगा बी डैश, बी डैश आपका बी का है तो वो उसमें 3 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 का पॉइंट चेंज नहीं होगा और माइनस वाला y का पॉइंट चेंज आएगा, तो ये आ गया आपके पास बी डैश। अब बी डैश भी इसका आ गया, रिफ्लेक्ट ओ ए बी सी ऑन द एक्सिस एंड नेम इट एज ओ ए डैश बी डैश सी। अब ये आपके पास यहाँ की फिगर बन रही है, वैसे इन्होंने फिगर बनाने को ज्वाइन करने को शायद बोला तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ये इस तरह का आपके पास फिर से आ रहा है फिगर। नाउ लास्ट पार्ट इसमें है नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट व्हेन ओ ए बी सी इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस। आपने खुद ही देखा ये ओ ए बी सी है आपके पास, ओ ए बी सी, इसको अगर हम इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस से ये नीचे आ रहा है। कौन से पॉइंट है जो चेंज नहीं हुए, ना ओ पॉइंट चेंज हुआ ना सी पॉइंट चेंज हुआ, तो उसने क्या किया है, नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट, तो ओ और सी, ओ का क्या है 0 0 और सी का क्या है 3 0। जब हम एक्स एक्सिस से करेंगे तो दीज 2 पॉइंट्स आर इनवेरिएंट, तो इसलिए इनका चेंज ही नहीं होगा। दिस इज अवर लास्ट पार्ट, तो यही हमने इसके अंदर शो करना था। वैसे कई बार नेम द फिगर भी होता है बट इसमें नहीं दिया गया, बस आपको टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, वो चीज का ध्यान रखना है, तो वो आपको ग्राफ पेपर उसी तरह का मिलता है, उसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। So thank you for watching till the end. ये हमने सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। If you have doubt in any one part or 2 parts in section B, you can ask me in the comment section. I will solve and send it to you. But पूरा section भी तो बहुत lengthy हो जाएगा, so I am not solving it now. Thank you.